बच्चों लास्ट हमने कंप्लीट किया था अलाउद्दीन खिलजी के अन्य चीजें। अब आज से जो स्टार्ट करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान करने से पहले इस विजय अभियान को देखते हैं कि वो विजय अभियान कहाँ कहाँ था। कल आप लोगों को थोड़ा बहुत मैप बनाया था मैंने क्या मैप बताया था क्या आप लोगों को? ठीक। देखिए अब सबसे पहले ना अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान करते हैं उस अभियान को समझिएगा। गुजरात से स्टार्ट करता है। पहला अभियान कहाँ होता है? गुजरात का अभियान होता है बच्चों। गुजरात के अलावा दूसरा जो अभियान होता है बच्चों वो रणथंभौर का अभियान होता है। रणथंभौर अभियान। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा राजा है जो अपने राज्य का लगातार एक्सटेंशन करता है ना, और हर राज्य का अलग अलग कारण रहता है जिसकी वजह से एक्सटेंशन करता है। तो पहला कौन सा हो गया? गुजरात का अभियान। दूसरा कौन सा हो गया? रणथंभौर का अभियान। तीसरा कौन सा हो गया? तो तीसरे की अगर बात करोगे तो तीसरे में चित्तौड़ का अभियान। अब और चौथे अभियान की अगर बात करेंगे बच्चों तो चित्तौड़ के अभियान के बाद मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ के पहले वो मालवा करता है तो मालवा को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मालवा का अभियान। इसी तरीके से मारवाड़ का अभियान, जिसमें आप देखोगे बच्चों राजस्थान में सबसे ज्यादा उसने अभियान चलाया। ठीक है, मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ के अभियान के बाद बच्चों जालौर का अभियान। जालौर का अभियान। फिर बच्चों देवगिरी का अभियान। अब वो दक्षिण भारत के अभियान में लग गया है, तो यहां से जितने अभियान है सब दक्षिण भारत के अभियान है। तो देवगिरी का अभियान। देवगिरी में यादव वंश का शासन रहता है। राष्ट्रकूटों को यादव वंश हराते हैं और यादव वंश शासन करते हैं, इसलिए यादव वंश का रहता है। देवगिरी का अभियान। देवगिरी के अभियान के बाद बच्चों वारंगल क्षेत्र में, जो तेलंगाना क्षेत्र में, उनमें काकतीय का शासन रहता है, तो वारंगल का अभियान। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अगर कांस्टेबल और एसआई में पूछेगा तो इनका डिटेल नहीं पूछेगा, बट इन 4 अभियान दे देगा और इनका टाइम दे देगा, किस डेट पे कौन सा हुआ, मतलब सन दे देगा। तो वारंगल का अभियान, देवगिरी का अभियान, वारंगल का अभियान। इसके अलावा द्वार समुद्रम का अभियान। और लास्ट में बच्चों मदुरई का अभियान। इसको जिस ऑर्डर में मैं लिखा हूं उसी ऑर्डर में आप याद कीजिएगा, तो आपको सन याद करने में तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, देखिए बच्चों जो पहला अभियान होता है वो 1297 से 1299 के बीच होता है। कब से कब? 97 से 99 के बीच होता है। उसके बाद जो रणथंभौर का अभियान दिख रहा है बच्चों वो 1301 में होता है। कब? 1301 में। चित्तौड़ का अभियान 1303 में। 1303 में। मालवा का अभियान 1305 में। 1305 में। चित्तौड़ का अभियान कब? 1303 में। मालवा का अभियान कब? 1305 में। जो शिवाना का अभियान है, शिवाना बोले तो मारवाड़ का अभियान, ये होता है बच्चों 1308 में। 1308 में। और ये जालौर का अभियान है ये 1311 में। बच्चों ये जितने अभियान है ये सब उत्तर भारत के अभियान। ये कैसे अभियान है? उत्तर भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियान। इससे आपको ये उत्तर भारत में भी बच्चे समझिएगा, रणथंभौर हो गया, चित्तौड़ हो गया, मारवाड़ हो गया और जालौर हो गया। क्या क्या? सुनिएगा ध्यान से। जालौर, मारवाड़, चित्तौड़ और रणथंभौर, ये सब राजस्थान के अभियान।
जो मालवा का अभियान है ये मध्य प्रदेश क्षेत्र का अभियान है, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान का अभियान। जो गुजरात का अभियान है गुजरात क्षेत्र का अभियान। बच्चों जब साउथ इंडिया की तरफ बात करें, नीचे की तरफ बात करेंगे, साउथ की तरफ देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो देवगिरी का जो अभियान है वो 1307 और 1308 का अभियान, 1307 से लेके 1308 का अभियान, 1308 का अभियान है। जो आपको वारंगल का अभियान दिख रहा है बच्चों, वारंगल का अभियान 1310 से 1311 के बीच का अभियान। फिर द्वार समुद्रम का अभियान की बात करेंगे तो 1311 से 1312 के बीच का अभियान है। मदुरै के अभियान की बात करेंगे तो 1311 का अभियान। बच्चों हाँ ठीक है, तो 97 से 99 दिया है ना, तो 20 का ले लिए, लंबा चला है। 99 में एक्चुअली में समाप्त हुआ है, ठीक है। मदुरै का अभियान 1311, हाँ उसको अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, वो इस तरीके से रेंज में दिया होगा। अच्छा, देवगिरी का अभियान इस बुक में क्या दिया एक बार देख लेते हैं। द्वार समुद्रम का अभियान 1310 दिया है, मैंने 1311 लिखा है। 13 पांडे, वीर पांडे, मलिक काफूर, ये मदुरै का अभियान है 1311 सही है। वारंगल का अभियान 1309 दिया है, ठीक है। 1307 1308 दिया, ठीक। जो ये दिया वो सही है, जो मैं बता रहा हूं वो सही है, ठीक है। ये कैसा हो गया? ये सभी उत्तर भारत के अभियान हो गए। और नीचे कौन से अभियान है बच्चों? नीचे जो अभियान है इसका ज्यादा होगा ना तो मैं इस अभियान का एक सूची बना के दूंगा, एक सन के साथ अच्छी सूची बना के दे दूंगा। मैंने बनाया भी है सूची, एक दे देंगे। ये कैसे अभियान होगा बच्चों? दक्षिण भारत के अभियान होगा। कैसे हो गए? दक्षिण भारत के अभियान होगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या बच्चों? ध्यान देने वाली बात यह है कि मदुरै के अभियान के बाद अगेन देवगिरी का अभियान होता है। देवगिरी को अभियान ना, मतलब देवगिरी से कि सिर्फ टैक्स वसूला जाता है ना, तो देवगिरी को जीतने के लिए अभियान होता है, तो वापस से देवगिरी का अभियान होगा। ये देवगिरी का अगला अभियान कहलाता है। ये 1312 से लेकर 1313 तक चलेगा, ठीक है। तो चाहो तो आप देवगिरी का अभियान, देवगिरी का एक्चुअली में 3 बार अभियान होगा। एक बार देवगिरी का अभियान 1312 1313, एक बार 1307 1308 और एक बार और पहले 1295 और 1296, जब अलाउद्दीन खिलजी, कब फिरोज खिलजी के नेतृत्व में रहता है और देवगिरी पर अभियान कर देता है बिना बताए सुल्तान को, याद है ना। ये तो देवगिरी पे कितने अटैक हुए हैं? 3 बार अटैक हुए। कुछ पूछे ना पूछे देवगिरी एटलीस्ट पता होना चाहिए कहां का अभियान है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, इस तरीके से पहला अभियान कहां हुआ? गुजरात। कहां हुआ? गुजरात। फिर दूसरा कौन सा हुआ? रणथंभौर। तीसरा कौन सा हुआ? चित्तौड़। चौथा कौन सा हुआ? मारवाड़। और एक ये क्या है? मालवा। ये बच्चों मालवा क्षेत्र है, ये मारवाड़ क्षेत्र हो गया, चित्तौड़ क्षेत्र हो गया, रणथंभौर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देवगिरी का अभियान, तो ये देवगिरी का अभियान हो गया बच्चों, ठीक है। ये कैसा अभियान हो गया? देवगिरी का। वारंगल का अभियान, तो ये वारंगल का अभियान हो गया। फिर द्वार समुद्रम का अभियान, तो ये द्वार समुद्रम का अभियान हो गया, ठीक है। और द्वार समुद्रम का अभियान, और ये हो गया मदुरै का अभियान। इस तरीके से, यानी कि अगर बात करोगे तो किस अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से पहले इधर को इस तरीके से कैप्चर किया है। और बच्चों क्या था कि दक्षिण भारत की तरफ कंट्रोल करना कठिन था। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जिसने दक्षिण भारत की तरफ कूच किया मतलब आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के वो इस तरीके से कैप्चर करता है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट शासन नहीं करता है। अगर मान लो वो देवगिरी का अभियान किया है या वारंगल का अभियान किया है या द्वार समुद्रम का अभियान किया है या मदुरै का अभियान किया है, तो जिस राजा को हराया है उस राजा को हटा के खुद वहां पे स्थायी तौर पे नहीं बैठा है, वो सिर्फ टैक्स वसूला है और वो बोल दिया है कि हाँ मेरा मतलब इस देश का राजा मैं हूं और आपको अगर अपने यहाँ राज्य या शासक बन के काम करना है तो आपको लगातार क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। समझिए आप क्या? तो यहाँ उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक आएगा जो डायरेक्ट कंट्रोल के लिए जाएगा, तो दिल्ली से अपनी राजधानी सिकंदराबाद करेगा वो, यानी बीचों बीच बनाएगा। क्यों? भारत को पूरा कैप्चर करना। आपको सोचो कि पूरा अगर भारत को आप इमेजिन करते तो भारत की राजधानी तो कायदे से भोपाल होनी चाहिए, बीचों बीच हुआ है।
भोपाल होनी चाहिए, आधा भारत ऊपर आधा भारत नीचे, लेकिन राजधानी क्या है? दिल्ली। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझोगे पॉलिटी को, जब आप समझोगे, जब आप विधानसभा सीट को समझोगे, जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहां से है? यूपी। लोकसभा सीट कितनी है वहां से? 80 है ना। और कितनी विधानसभा सीट? 402 विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है। कुल मिला के बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के केस में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को राजधानी माना और यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। यहाँ पे जो शासक कंट्रोल करे थे वही शासक कंट्रोल करते, बस उनसे लगातार क्या किया? टैक्स वसूलने का काम किया। अब यहाँ पे मुद्दे की चीजें जैसे मैं बता रहा हूं, चीजें वैसी याद रखोगे तभी अलाउद्दीन खिलजी एकदम अच्छे से याद रहेगा। अब देखो, मैं 4 व्यक्ति का नाम लिखूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत उपयोगी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है मलिक काफूर। मलिक, मैं पूरे युद्ध को बताऊंगा अभी, बट मैं उसके पहले का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय सेनापति रहता है, जो दक्षिण भारत के विजय अभियान में पूरी तरीके से किसकी मदद करता है? अलाउद्दीन खिलजी की मदद करता है, ठीक है। और वो चाहे देवगिरी का अभियान हो, चाहे वारंगल हो, चाहे द्वार समुद्रम हो, चाहे मदुरई हो, हर जगह वो मुख्य रूप से आगे बढ़ता है। और इसी वजह से वो शासकों से इतना अच्छा टाई अप करता है कि कई शासक, जैसे खास करके देवगिरी का जो शासक रहता है रामचंद्र देव, वो अलाउद्दीन खिलजी को क्या मित्र मानने लगता है। वो इस तरीके से शासकों को, मतलब शासकों से ट्रीट करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके कैसे संबंध स्थापित करवाता है? मित्रवत संबंध स्थापित कराता है, समझ गए। और खुद भी खूब पैसे कमाता है। कौन? मलिक काफूर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक। अब बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी क्यों ऐसा बोले? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी में के पास अलग अलग 3 और सेनापति हैं। एक जो 2 और सेनापति हैं, इनमें एक का नाम है उलूग खां, दूसरे का नाम है नुसरत खां। क्या नाम है? उलूग खां और नुसरत खां। और एक और है बच्चों, आइन उल मुल्क मुल्तानी। सुनिएगा, समझ में आएगा। देखिए क्या बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति होंगे। एक सेनापति कहां हो गया है? दक्षिण भारत के विजय अभियान में। रटोगे कैसे? ऐसे रटोगे ना तो याद नहीं होगा, तो तोड़ रहे हैं हम चीजों को। अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण सेनापति कौन है? मलिक काफूर, है ना। अच्छा, मलिक काफूर के संदर्भ में यह कहा जाता है बच्चों कि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। बताएंगे इसको, इसका भी जब गुजरात अभियान पढ़ाएंगे ना, तो गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर मिलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एक का नाम रहता है नुसरत खां, एक का नाम रहता है बच्चों उलूग खां। क्या क्या नाम रहता है? पहला नुसरत खां, दूसरा उलूग खां, और तीसरा व्यक्ति का नाम जो रहता है आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी। आपको याद रखने का तरीका, देश को क्या बोलते हैं? मुल्क बोलते हैं। और मिट्टी कौन सी होती है? मुल्तानी। तो मुल्क मुल्तानी, बस इतना याद रखना, ठीक है। कितने सेनापति हुए? 4। एक कौन सा? नुसरत खां, उलूग खां, आइन उल मुल्क मुल्तानी और मलिक काफूर, ठीक है। ये 4 सेनापति हुए। अलाउद्दीन खिलजी खुद लड़ने नहीं जाएगा, पहले सेनापति को भेजेगा। तो पहला अभियान कौन सा अभियान है? गुजरात अभियान है। कौन सा अभियान है बच्चों? गुजरात अभियान। तो पहले अभियान में, गुजरात अभियान में नुसरत खां और उलूग खां को भेजता है, ठीक है। मैं अभी स्टोरी बताते चल रहा हूं, सुनिएगा। पहले इस अभियान में किसको भेजता है? सेनापति नुसरत खां और उलूग खां को भेजता है। कौन से अभियान में भेजता है? तो वो गुजरात अभियान में भेजता है। गुजरात का राजा कौन रहता है? तो गुजरात का राजा का नाम आता है बघेला राजपूत। रायकरण द्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायकरण द्वितीय। चिंता मत कीजिए, आपको मैं एक टेबल बना के ऑलरेडी रखा हूं, पहले टेबल भेज देता हूं। आप टेबल देखिए, थोड़ा संतुष्ट होंगे, थोड़ा घबराएंगे कम। लेकिन सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, अपना भेज दिया गया है। कांस्टेबल वाले
गया। देखिए आपको कुछ इस तरीके से टेबल दिखेगा, ठीक है, जिसमें गुजरात विजय, नुसरत खां, अल्फी खां लिखा है, वो उलूग खां है। दिखा कि नहीं दिखा पहले, है ना? तो मैंने पूरा टेबल तोड़ के दे दिया है। फिर दूसरा कौन आपको नुसरत खां दिख रहा होगा, नुसरत खां दिखा, है ना? और आपको एक राजा दिख रहा होगा कर्णदेव द्वितीय, है ना? उसका नाम वास्तव में रायकर्ण द्वितीय है। क्या नाम है? रायकर्ण द्वितीय। गुजरात की समृद्धि और व्यापारिक बंदरगाहों पर नियंत्रण करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बच्चों। जो पहला अभियान था वो अलाउद्दीन खिलजी लड़ता है किसके खिलाफ? गुजरात में रायकर्ण द्वितीय के खिलाफ। और कौन से दो सेनापति की सहायता से लड़ता है? नुसरत खां और उलूग खां की सहायता से। कहां अटैक करता है? गुजरात। गुजरात में अटैक करने का रीजन क्या रहता है? सुनते चलेगा ना बच्चों। गुजरात में अटैक करने का ये टेबल आपको मिल गया है, यही टेबल रहेगा। अब बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। गुजरात में अटैक करने का रीजन रहता है कि वो गुजरात के जितने भी बंदरगाह और व्यापारिक मार्ग है उसको कैप्चर करना चाहता है। उससे क्या होगा? राज्य में क्या आएगा? पैसा आएगा। और पैसा क्यों कमाना चाह रहा है वो ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि उसने स्थायी सेना रखी हुई है, उसको सैनिकों को वेतन देना है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा अभियान जो दिख रहा है बच्चों, वो रणथंभौर का अभियान दिख रहा है। कौन सा अभियान दिख रहा है? रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर के अभियान में भी अगेन फिर दो सेनापति जाएंगे। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम गुजरात अभियान को शामिल कर सकते हैं, इसमें हम रणथंभौर अभियान को शामिल कर सकते हैं, दोनों अभियान को शामिल कर सकते हैं। बच्चों गुजरात अभियान की स्टोरी को थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है? गुजरात अभियान में क्या होता है कि गुजरात अभियान में जब गुजरात का अभियान किया जाता है तो वो रास्ते में एक मलिक काफूर नाम के व्यक्ति से मिलता है। और मलिक काफूर को यह समझता है कि वो एक कुशल प्रशासक है, कुशल सैनिक है। तो मलिक काफूर को खरीदता है। वो कैसे खरीदता है? तो मलिक काफूर के लिए वो 1000 दिनार सिक्के देता है। तो 1000 दिनार सिक्के देके किसको खरीदता है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर कहां मिलता है? गुजरात अभियान में मिलता है। जब वो मलिक काफूर को खरीदता है तो तब से बाद उसकी एक उपाधि हो जाती है। क्या उपाधि होती है? 1000 दिनार की उपाधि किसे दी गई है? मलिक काफूर को दी गई है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसको दी गई है? मलिक काफूर को दी गई है। फिर दूसरा बच्चों, दूसरा जो अभियान है वो रणथंभौर का अभियान है। कौन सा अभियान है? रणथंभौर। तो रणथंभौर में फिर अगेन दो सेनापति जाते हैं। और रणथंभौर में बच्चों चौहान वंश का राजा रहता है, जिस राजा का नाम रहता है हमीर देव। क्या नाम रहता है? हमीर देव। राजा का नाम क्या रहता है बच्चों? हमीर देव। ठीक है, तो हमीर देव से वो युद्ध लड़ता है। उसका रीजन ये रहता है बच्चों कि जो हमीर देव रहता है ना, वो ना जो नवीन मुसलमान नहीं थे, नवीन मुसलमान का विद्रोह होता है अलाउद्दीन खिलजी में, तो जो हमीर देव रहता है वो नवीन मुसलमानों को सपोर्ट करता है। किसका सपोर्ट करता है? ठीक है। अच्छा एक चीज बीच में इंफॉर्मेशन और दे रहा है, ये जो बीच हिस्ट्री में टोटल 39 लेक्चर अभी तक गए हुए हैं, जिसमें 16 ऐसे लेक्चर हैं जिसको ओपन कर दिया गया। कितने लेक्चर को? 16 लेक्चर्स को ओपन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं हर इंपॉर्टेंट लेक्चर ओपन है, ओपन फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर द क्लासरूम, फॉर द एंटायर इंडिया, वो ओपन है ऐप में। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, शायद इस वाले लेक्चर को भी ओपन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज ऑलरेडी ओपन करके रखा गया है। तो आप लेक्चर का सम्मान करते हुए कायदे से नोट्स बनाते चलिए। आपको बुक जो मिली है वो बुक अच्छी है, लेकिन वो प्री कम मेन स्पेस है, ठीक है? लेकिन जो अभी यहाँ बता रहे हैं वो फैक्ट की बम्बार्डिंग कर रहे हैं। आप फैक्ट ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर पाए, क्योंकि फैक्ट अगर मैं किताब में लिखूंगा तो किताब पढ़ने का मन खत्म हो जाता है, ठीक है? तो कंटिन्यू देखिए बच्चों, हमीर देव के ऊपर कौन आक्रमण करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमीर देव नवीन मुसलमानों का सपोर्ट करता है और अलाउद्दीन खिलजी को पता होता है कि वो क्या है? तुर्किश है, गुलामों का गुलाम है ना। बलवन का सेनापति था कौन? फिरोज खिलजी। और फिरोज खिलजी का भतीजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि नवीन मुसलमान है, ये दिल्ली की सल्तनत पर राज करना चाहते हैं, इसलिए वो किस पे अटैक करता है? रणथंभौर पे अटैक करता है। बट बच्चों होता क्या है कि हमीर देव चौहान ना बहुत शक्तिशाली राजा रहता है, उसको हराना आसान नहीं होता, तो हरा नहीं पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत करीबी होता है हमीर देव का, उसका नाम रहता है रणमल्ल। क्या नाम रहता है? रणमल्ल नाम रहता है। मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूं, नहीं तो फिर आप लोग। एक व्यक्ति कौन सा अभियान पढ़ रहे हैं? रणथंभौर। अच्छा, रणथंभौर अभियान कब हुआ है बच्चों?
1301 में। किसके अगेंस्ट हुआ है बच्चों? तो हमीर देव चौहान के अगेंस्ट। क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने नवीन मुसलमान को क्या किया है? हाँ, नवीन मुसलमानों को इन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है। अच्छा, क्या होता है? अटैक कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी किसके अगेंस्ट कर देता है? तो हमीर देव के अगेंस्ट कर देता है, जिसमें हमीर देव शक्तिशाली राजा के रूप में उभर के आता है। हमीर देव का ही बहुत करीबी रहता है, जिस व्यक्ति का नाम रहता है रणमल। रणमल। तो रणमल किसकी मदद करता है? अलाउद्दीन खिलजी की मदद करता है। तो रणमल की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी किसको हरा देता है? हमीर देव को हरा देता है, और रणथंभौर का जो अभियान रहता है वो सफल अभियान होता है। सफल अभियान रहता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला अभियान है, रणथंभौर अभियान के बाद अगला जो अभियान होगा वो कौन सा अभियान होगा? चित्तौड़ का अभियान होगा। अच्छा, चित्तौड़ वाले अभियान के बारे में तो आप बहुत सुने होंगे। चित्तौड़ अभियान के संदर्भ में ये कहा था कि कौन रहता है चित्तौड़ का राजा? कौन रहता है? रतन सिंह रहता है। कौन रहता है बच्चों? रतन सिंह रहता है। और रतन सिंह की पत्नी का नाम रहता है पद्मावती। क्या नाम रहता है? पद्मावती। तो ऐसा माना जाता है कि पद्मावती से बहुत सम्मोहित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इस अभियान का पूरा केंद्रण कौन रहता है? पद्मावती रहती है। और ये जो अभियान होता है बच्चों, ये अभियान 1303 में होता है। कब होता है? 1303 में। और इसका संकेंद्रण कौन रहता है? पद्मावती। इस पद्मावती को लिखने वाले जो एक लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस समय राजा कौन रहता है बच्चों? रत्न सिंह रहते हैं। ठीक है, रत्नदेव सिंह रहते हैं। राजा कौन रहते हैं? रत्नदेव सिंह रहते हैं। और चित्तौड़ अभियान में रत्नदेव सिंह को हरा दिया जाता है और पद्मावती को पाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पद्मावती जौहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। और ये ऐसी पहली घटना होती है जिसमें हजारों महिलाएं एक साथ जौहर करती हैं। कौन से अभियान में? चित्तौड़ अभियान में। जौहर मतलब वो अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती हैं। ठीक है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत करके इस चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्र खां को दे देता है। किसको दे देता है? खिज्र खां को देता है। उसके यहाँ का सूबेदार बना देता है। ठीक है, क्लियर हुआ कौन सा? चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान के बाद अगला अभियान कौन सा बच्चों? तो अगला अभियान जो है वह मारवाड़ का अभियान। अच्छा, मारवाड़ अभियान कब हुआ है? 1308। 1308 हुआ। मारवाड़ अभियान के जो राजा रहते हैं उस राजा का नाम है राजा शीतल देव। राजा क्या है? शीतल देव। ये राजा भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ये राजा इस तरीके से स्ट्रांग रहते हैं कि इनका जो दुर्ग रहता है, जो किला रहता है वो बहुत मजबूत रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब मारवाड़ क्षेत्र में जाता है तो शीतल देव को हरा नहीं पा रहा था। पहले तो वो किसको भेजता है? पहले वो अपने सेनापतियों को भेजता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है बच्चों कि एक सेकंड, रणथंभौर अभियान में, यहाँ पे रणथंभौर अभियान में बच्चों नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। ये नुसरत खां कौन है? ये नुसरत खां देखिए, ये तो एक सेनापति क्या हो गया? मारा गया है। कौन से अभियान में मारा गया है? रणथंभौर के अभियान में मारा गया है। समझ रहे हैं? जहां लिंक छोड़ेंगे और कॉन्सेंट्रेशन छोड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। याद रखिएगा, नुसरत खां सेनापति है जो रणथंभौर अभियान में क्या हुआ है? मारा गया है। फिर चित्तौड़ अभियान हो गया। फिर अगला अभियान कौन सा हो गया? मालवा अभियान हो गया। अच्छा, मालवा मैंने नहीं बताया, मारवाड़ पहले बताया क्योंकि हाँ राजस्थान का अभियान है, एक साथ बताएंगे। राजा कौन से होता है? शीतल देव। शीतल देव मारवाड़ का राजा होता है और उसके चारों ओर जो किले होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। पहले वो अपने सेनापति को युद्ध के लिए भेजता है, लेकिन होता क्या है बच्चों कि उस क्षेत्र को जीत नहीं पा रहे होते। तब अलाउद्दीन खिलजी खुद जाता है मारवाड़, और मारवाड़ जाता है और बहुत समय तक किले को भेदने का प्रयास करता है। लास्ट में शीतल देव खुद क्या होता है? खुद लास्ट में शीतल देव उसके साथ एक संधि कर लेता है। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और बोलता है कि किले को छोड़ के जो किला है, किले पर मेरा अधिकार रहेगा। अधिकार किसका रहेगा? किले पर अधिकार रहेगा राजा का। और बाकी जो अन्य शहर हैं, तो शहर को अमीरों में बांट देता है। अमीरों में बांट देता है।
ये कौन सा अभियान में होता है बच्चों? मारवाड़। ये जितने अभियान है बच्चों सब ये राजस्थान के अभियान हो, चाहे मारवाड़ का अभियान हो, चाहे चित्तौड़ का अभियान हो, चाहे रणथंभौर का अभियान हो, तीनों अभियान कहाँ के हैं? राजस्थान के। एक और इसके पहले जो अभियान है बच्चों, जो मैं गुजरात के अभियान को बता रहा था, यहाँ पे मान लीजिए गुजरात का अभियान बता रहा हूँ। गुजरात में कौन है? तो गुजरात में नुसरत खां और उलूग खां। कौन सा राजा रहता है बच्चों? कौन सा राजा रहता है? अरे बताओ ना। रायचरण द्वितीय। कौन रहता है? रायचरण द्वितीय। और कौन जीतता है? तो कौन जीतता है? अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है उस चीज को। और वहां पे कौन मिलता है? मलिक काफूर मिलता है। और मलिक काफूर को किसकी उपाधि दी जाती है? 1000 दिनार में खरीदते हैं उसको, तो 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। ये कौन सा अभियान हो गया बच्चों? ये हो गया गुजरात अभियान। कब हुआ था ये गुजरात अभियान बच्चों? बताइए। 1297 से 1299। गुजरात अभियान हो गया, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान हो गया, मारवाड़ अभियान हो गया। अब हम बात करते हैं मालवा के अभियान की। अगला है बच्चों मालवा का अभियान। एकदम इजी पड़ेगा आपको याद करना। देखिए यहां पे कौन दिख रहा? आइन उल मुल्क मुल्तानी। जितने अभियान रहे उत्तर भारत में उसमें नुसरत खां उलूग खां गए। नुसरत खां उलूग खां कहां गए? तो गुजरात गए, रणथंभौर गए। और नुसरत खां मारवाड़ के लिए बचा ही नहीं, तो नुसरत खां सिर्फ उलूग खां मारवाड़ के अभियान में गया। चित्तौड़ के अभियान में भी कौन गया? सिर्फ उलूग खां गया। मालवा का अभियान एक ऐसा अभियान है बच्चों जिसमें मुल्क मुल्तानी यानी कि आइन उल मुल्क मुल्तानी सेनापति किसके अभियान में गया था? तो मालवा के अभियान में गया था। याद रखिएगा बच्चों, कौन सा अभियान में गया था? मालवा का अभियान में गया था। याद रहेगा, ठीक है। तो हम तीनों सेनापति का कंटेस्ट समझ में आ गया। चौथा सेनापति कौन है बच्चों? मलिक काफूर है। तो गुजरात अगर मालवा का अभियान की बात करेंगे तो मालवा के अभियान में कौन गया था? मालवा के अभियान में आइन उल मुल्क मुल्तानी ये व्यक्ति जाता है। आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। अगला जो अभियान है बच्चों वो देवगिरी का अभियान है। दक्षिण भारत के अभियान। बच्चों दक्षिण भारत के अभियान को समझने के लिए ना हम अलग अलग चीजें को और समझते हैं। अच्छा, रतन सिंह हो गया, शीतल देव हो गया, ठीक है, यानी ये राजस्थान का हो गया। अब दक्षिण भारत के अभियान में सबसे पहले हम देवगिरी में समझते हैं। देवगिरी में बच्चों यहां से देखिएगा, देवगिरी में यादवों का शासन था। किसका शासन था? यादव कम्युनिटी का था। राजा को अभी हम क्लियर करते चलेंगे। देवगिरी में किसका शासन था? यादवों का। अगर आप वारंगल की बात करोगे बच्चों तो वारंगल में काकतीय शासन था। कैसा शासन था? काकतीय वंश का शासन। द्वार समुद्रम की बात करोगे, द्वार समुद्रम वाला जो क्षेत्र है इसमें पांड्य शासन था। किसका शासन था? पांडवों का शासन था, पांड्य शासकों का ये जगह था। और एक है मदुरई। मदुरई में बच्चों पांड्य था, इसमें होयसल था। होयसल कौन थे? होयसल थे। होयसल था, ठीक है। ये चार लोगों का अलग अलग तरीके के वंश हुआ करते थे। जहां पे किसने अटैक किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया है। तो अब सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं? देवगिरी के अभियान को पकड़ते हैं और अब सबकी जगह के राजा को समझ लेते हैं। अच्छा, देवगिरी के अभियान में किसका वंश है? यादवों का वंश है। यादव का जो राजा है उसका नाम है रामचंद्र देव। क्या नाम है? रामचंद्र देव। मैं बताऊंगा अभी, बस रटते चलो। देवगिरी में कौन है? रामचंद्र देव। वारंगल में, तो वारंगल में बात करोगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहेगा वारंगल में, प्रताप रुद्र देव। यहीं से कोहिनूर हीरा मिलेगा मलिक काफूर को, और वही कोहिनूर हीरा फिर घूम घूम के इंग्लैंड चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रताप रुद्र देव जो कि कहां के शासन करता रहता है? वारंगल के, तेलंगाना के।
द्वार समुद्रम दिख रहा है, द्वार समुद्र में किसका वंश का शासन है? होयसल। और वहां पे बल्लाल देव का शासन है। बल्लाल देव वही वाला जो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो बाहुबली में बल्लाल देव रहता है ना, वैसे याद रखना। तो बल्लाल देव तृतीय का शासन रहता है कहां पे? द्वार समुद्रम होयसल वाले में। और मदुराई की बात करो तो मदुराई में दो भाई शासन रहता है, एक वीर पांडे नाम रहता है, एक का नाम सुंदर पांडे रहता है। दोनों भाई के बीच विवाद होता है, तो सुंदर पांडे मदद मांगता है अलाउद्दीन खिलजी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। तो चार राजा मैंने बताया आपको, वापस से इस कंटेस्ट को समझते हैं। चार राजा कौन कौन से? पहला रामचंद्र देव, रट्टे चलना ना भाई, पहला कौन सा है? रामचंद्र देव, ठीक है। जो काकतीय जो राजा रहता है प्रताप रुद्र देव, क्या नाम है? प्रताप रुद्र देव, ये दूसरा राजा रहता है। द्वार समुद्रम वाले राजा की अगर बात करें जो होयसल वंश का रहता है, उसका नाम होता है बच्चों बल्लाल देव तृतीय, बल्लाल देव तृतीय। और बच्चों जो मदुराई का राजा रहता है वो दो भाई रहते हैं, वीर पांडे और सुंदर पांडे, वीर पांडे और सुंदर पांडे। तो सुंदर पांडे मदद मांगता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो सुंदर पांडे की मदद करता है अलाउद्दीन खिलजी, और किसको काउंटर किया जाता है? वीर पांडे को काउंटर किया जाता है। और पूरे कंटेस्ट में बच्चों मेन रोल प्ले करता है, उस व्यक्ति का नाम है मलिक काफूर। विजय अभियान को हम सेनापति के हिसाब से कवर कर रहे हैं। चार तरीके के सेनापति, उलूग खां, नुसरत खां और आइन उल मुल्क मुल्तानी, और चौथा कौन सा? आपका मलिक काफूर। मलिक काफूर का अभियान नीचे की तरफ, नुसरत खां उलूग खां के अभियान गुजरात और रणथंभौर की तरफ। बाकी में कौन? चित्तौड़ और उसमें मारवाड़ में अकेले उलूग खां शामिल होता है। फिर आइन उल मुल्क मुल्तानी किसमें होता है? मालवा के अभियान में रहता है। समझ में आया? चारों कंटेस्ट को तोड़ के हमने देख लिया। अब बस आपको ये याद रखना है कि रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, बल्लाल देव, वीर पांडे, सुंदर पांडे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा? देवगिरी का अभियान। देवगिरी के अभियान में क्या होता है बच्चों? रामचंद्र के साथ अगेंस्ट वो अटैक करता है और रामचंद्र को बोलता है कि आपको नियमित कर देना पड़ेगा। तो देवगिरी के अभियान में क्या होता है बच्चों? रामचंद्र देव से क्या बोलता है वो? रामचंद्र देव से नियमित कर की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चों? नियमित, रेगुलर टैक्स, नियमित कर देना पड़ेगा, नियमित कर देना पड़ेगा बच्चों। साथ ही साथ दूसरा चीज ये होता है कि इसे राय हसन की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? इसे राय रायन की उपाधि देता है। राय रायन की उपाधि देता है किसको? रामचंद्र देव को। और रामचंद्र देव, और जब वो रेगुलर टैक्स देने लगता है तो रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी क्या होते थे? गहरे मित्र हो जाते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ कैसा संबंध स्थापित कर देता है? मित्रवत वाला संबंध स्थापित कर देता है। ये वैसी वाली कहानी है कि छोटे भाई को पकड़ो और इतना पीटो, पीट के कमरे के अंदर बंद कर दो, और फिर शाम को 10,000 का नोट गड्डी फेंक दो, और फिर इसका ताला बंद करके फिर चले जाओ। कि सवेरे अरे भैया, मेरा भैया कैसा भी है पर अच्छा तो है, मारता है लेकिन पैसे भी देता है, मेरा ख्याल भी रखता है। तो वैसी है, रामचंद्र देव को पहले खूब मारा, फिर जब टैक्स देने, हाँ, फिर अब बड़ा भैया पैसा देगा तो क्या करेगा? सेवा करवाएगा, एक गिलास पानी लेके आ, फिर पानी लेके आएगा सामने वाला। पूरा दुनिया का खेल कैसा है देख लो। चलो, देवगिरी के बाद कौन सा अभियान आएगा? वारंगल अभियान। वारंगल अभियान में बच्चों प्रताप रुद्र देव रहता है, शासक रहता है, और मलिक काफूर जाता है। तो प्रारंभ में क्या होता है? प्रताप रुद्र देव मलिक काफूर से डरता नहीं है। अंत में मलिक काफूर उसको इतना परेशान करता है कि अंत में संधि करने के लिए तैयार हो जाता है प्रताप रुद्रदेव और मलिक काफूर। तब वो मलिक काफूर को बदले में क्या करता है कि स्टोरी ऐसी होती है कि मलिक काफूर बार बार अटैक करता है। तो प्रारंभ में प्रताप रुद्रदेव तो लड़ लेता है, लेकिन बार बार उसके अटैक करने से वो परेशान हो जाता है। तो अंत में वो बोलता है कि मेरे को मलिक काफूर के साथ क्या करना पड़ेगा? संधि करनी पड़ेगी। तो क्या करता है? एक सोने की मूर्ति बनाता है, सोने की मूर्ति बना के सोने की जंजीर बनाता है, और सोने की मूर्ति, सोने की जंजीर को किसको भिजवाता है? मलिक काफूर को भिजवाता है। तब वो मलिक काफूर उसके पास आता है और दोनों के बीच संधि होती है। तो रेगुलर टैक्स की बात होती है, और मलिक काफूर क्या करता है? मलिक काफूर को वो उपहार स्वरूप कोहिनूर हीरा देता है। तो कोहिनूर हीरा किसने दिया है? प्रताप रुद्र, पूछता है ना भाई देव, प्रताप रुद्र देव ने किसको दिया?
मलिक काफूर को दिया। और क्या दिया? कोहिनूर, कोहिनूर हीरा प्रदान। ये कौन सा अभियान हो गया? वारंगल का अभियान। तीसरा कौन सा अभियान है बच्चों? अगला अगर बात करोगे दक्षिण भारत का तीसरा अभियान जो है वो द्वार समुद्रम का अभियान है। होयसल वंश का राजा है, वो राजा कौन सा? बल्लाल देव तृतीय राजा है। बल्लाल देव तृतीय मलिक काफूर से युद्ध लड़ता है और हरा देता है मलिक काफूर उसको। तो उसको 10 लाख टन 10 लाख टका उसको उपहार देना पड़ता है। तो द्वार समुद्रम में जो राजा है वो बल्लाल देव। तो बल्लाल देव क्या करता है बच्चों? एकदम शॉर्ट में याद रखिएगा, 10 लाख टका उपहार देता है। किसको उपहार देता है? मलिक काफूर को देता है। इसी तरीके से बच्चों वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दोनों भाई रहते हैं पांड्य वंश के, दोनों राजा बनना चाहते हैं, जिसमें वीर पांड्य बड़ा भाई होने के नाते राजा बन जाता है और सुंदर पांड्य इसके लिए फिर किसके गुहार लगाता है? अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजता है? मलिक काफूर को भेजता है। मलिक काफूर वीर पांड्य के अगेंस्ट युद्ध लड़ता है और उसको हरा देता है। तब ऐसे में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य बाद में आपस में समझौता होता है, तो दोनों मिलके मलिक काफूर को बहुत सारा पैसा देते हैं, ठीक है। और मलिक काफूर ने जितने भी अभियान किए, सर्वाधिक पैसा जो मलिक काफूर को प्राप्त होता है वो मदुरई के अभियान से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक पैसा किस अभियान से मिलता है मलिक काफूर को? सर्वाधिक धन मिलता है मदुरई के अभियान से। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का पूरा विजय अभियान समाप्त होता है। मलिक काफूर हाँ योग्य व्यक्ति रहता है। इसके संबंध में एक कहानी में मेरे को आपको बताना है, मैं बताऊंगा। मल्लिकाए जहां की कहानी, उसको मैं रखा ही था कि कंटेस्ट। अच्छा, इस विजय अभियान को देखने के बाद एक एनालिसिस आपको बताते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी पहली बार किसकी मदद से, नुसरत खां और उलुग खां की मदद से गुजरात में अभियान करता है, तो गुजरात का जो राजा रहता है उसका नाम क्या रहता है? रायकरण द्वितीय रहता है। तो रायकरण की द्वितीय की जो रानी रहती है उसका नाम जो रहता है वो कमला देवी रहता है। तो रायकरण द्वितीय राजा और अपनी उसकी एक पुत्री रहती है। तो राजा अपनी पुत्री को लेकर किसी तरीके से भागता है और एक राजा है देवगिरी रामचंद्र देव की शरण में जाता है। तो रामचंद्र देव उसको संरक्षण दे देते हैं, किसको? राजा और उसकी पुत्री को। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कमला देवी का अपहरण कर लेता है और कमला देवी का अपहरण करके उसको क्या अपने राज्य में ले जाता है, फिर उससे विवाह करता है। जो विवाह करता है उसको मल्लिकाए जहां की उपाधि देता है। किसको? हाँ, उस जो मल्लिकाए जहां को उपाधि देता है तो उससे एक पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र का नाम रहता है बच्चों उस पुत्र का कुछ तो नाम रहता है। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या नाम रहता है। हाँ, अभी बताया था आपको, खिज्र खां बताया था ना अभी एक बीच में, एक पुत्र रहता है खिज्र खां बताया था, जिसको क्या किया था, जिसको यहाँ का पूरा वो जगह खिज्र खां को जिसको चित्तौड़ दे देता है, चित्तौड़ का सूबेदार। खिज्र का एक पुत्र रहता है, वो पुत्र योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहता। एक्चुअली में होता यह है बच्चों, जब चित्तौड़ का विजय अभियान किया जाता है तो चित्तौड़ के विजय अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ये डिसाइड कर देता है कि अब मेरे बाद अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? खिज्र खां होगा, ठीक है। और खिज्र खां किसका बेटा रहता है? मल्लिकाए जहां का। मल्लिकाए जहां कौन है? कमला देवी, ठीक है। बाद में क्या होता है बच्चों? मल्लिकाए जहां अपने भाई अलप खां, मल्लिकाए जहां का भी एक भाई होता है होगा जिसको भाई मानती होगी वो अलप खां के साथ मिलके अलाउद्दीन खिलजी ही अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट क्या करती है बच्चों? वो षड्यंत्र रचने लगती है। तब ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसे विश्वसनीय सेनापति की जरूरत पड़ती है जो मेरे बाद उत्तराधिकारी के रूप में चीजों को अच्छे से संभाल सके। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी फिर सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर करने लगता है? मलिक काफूर के ऊपर करने लगता है और मलिक काफूर उसको साबित करता है। आगे कहानी सुनिएगा। जैसे ही बच्चों ये सब अभियान चलेगा और ये अभियान चलते चलते 1315 का समय आएगा। 1315 का समय आएगा
तो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो जाएगा, उसको यकृत रोग हो जाता है। उसको कौन सा रोग हो जाता है? यकृत का रोग हो जाता है, पेट का एक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद ये अभियान छिड़ता है कि राजा किसको बनाया जाए। तो राजा बनने के लिए सबसे पहले आतुर कौन होगा? ऑब्वियसली मलिक काफूर होगा, क्योंकि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के पूरे विजय अभियान को जिताया। तो मलिक काफूर राजा बनने के लिए आतुर होता है, और मलिक काफूर किसी तरीके से राजा बनने के लिए दिल्ली में अपनी सत्ता को क्या करता है, मतलब स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी दौरान क्या होता है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र रहता है जिसका नाम है मुबारक खिलजी। क्या नाम है? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को दिल्ली का क्या बना दिया जाता है? सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि मलिक काफूर की कुछ समय बाद, जब वो मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत का राजा बनना चाहता था, कुछ समय बाद कोई षड्यंत्रकारी आपस में मिलकर मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। तो मलिक काफूर की जब हत्या हो जाती है, तब कौन राजा बनता है? मुबारक खिलजी बनता है। और मुबारक खिलजी के बाद मुबारक खिलजी की भी हत्या हो जाती है। उसके बाद कौन बनता है? खुसरो नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो राजा बनता है। ठीक है, तो खुसरो जब अभियान करते रहता है बच्चों, तो क्या होता है कि पंजाब का एक गवर्नर रहता है गाजी तुगलक। हाँ, गाजी तुगलक रहता है। पंजाब का एक गवर्नर रहता है गाजी तुगलक। गाजी तुगलक अटैक कर देता है किस पे? दिल्ली पे। और दिल्ली पे कौन बैठा हुआ है? खुसरो। तो गाजी तुगलक खुसरो को मार करके तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। समझ गया? वापस से मैं जोड़ के बता देता हूं ताकि और अच्छे से याद हो जाए। कंटेस्ट ये होता है बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है? पेट के रोग की वजह से हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा कौन था? खिज्र खां। और उसकी पत्नी कौन थी? मल्लिकाए जहां। और उसका भाई कौन था? अलप खां। क्योंकि जो मल्लिकाए जहां थी वो क्या थी? कमला देवी थी। और जबरदस्ती राजा ने उससे विवाह किया रहता है। तो कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ लगातार वो षड्यंत्र रचते रहती है। कौन? मल्लिकाए जहां। ठीक है, तो राजा को ये समझ में आता है, इसलिए राजा सबसे विश्वसनीय आदमी किसको? मलिक काफूर को अपने साथ रखता है, और मलिक काफूर को दक्षिण भारत के विजय अभियान में आगे बढ़ाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो मलिक काफूर को यह लालच हो जाता है कि मैं दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बनेगा? मैं बनूंगा। और खिज्र खां का एक और भाई रहता है जिसका नाम क्या होता है? मुबारक खां। ठीक है, मुबारक खिलजी रहता है। लेकिन मुबारक खिलजी का क्या होता है? मुबारक खिलजी 4 साल तक शासन कर पाता है, उसके बाद वो शासन नहीं करता, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे मार दिया जाता है। फिर उसके बाद खुसरो शासन करता है। जब खुसरो शासन करता है, तो पंजाब का जो गवर्नर रहता है वो ये देखता है कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही है, तो पंजाब का गवर्नर गाजी मलिक किस पे अटैक कर देता है? खुसरो पे अटैक कर देता है, और खुसरो को अटैक करके उसकी हत्या कर देता है। कौन से वंश की स्थापना करता है? तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो 1320 में एक नया वंश आएगा बच्चों, तुगलक वंश आएगा, जो कब से कब तक चलेगा? 1320 से लेके 1414 तक चलेगा। ये वंश कब से कब तक था? 1290 से लेके 1320 तक था। इसके पहले कब से कब तक था वंश? तो 1206 से लेके 1290 तक था, यानी गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक। फिर अगला जो खिलजी वंश है वो 1290 से लेके 1320 तक। फिर अगला जो वंश है वो 1320 से लेके 1414 तक। फिर अगला जो वंश है 1414 से लेके 1451 तक, और 1451 से लेके फिर कहां तक? 1526 तक। सैयद वंश और लोधी वंश। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे छोटा वंश कौन सा है? खिलजी वंश। कौन सा वंश है? याद रहेगा। ठीक है, अब बच्चों अलाउद्दीन खिलजी क्या खत्म हो गया है? तो नहीं। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी का तो अभी आपने पढ़ा कि उसने लड़ाई लड़ी, सब चीज। अब अलाउद्दीन खिलजी की पॉजिटिव चीज देखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने कला संस्कृति के सेक्टर में क्या किया। बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समय ना, अलाउद्दीन खिलजी
कला और संस्कृति के मामले में बहुत ही उदार और बहुत ही अच्छा राजा माना जाता है। कैसे अच्छा राजा माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में टोटल 46 साहित्यकार थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर खुसरो, जो वास्तव में 8 राजाओं का काल देखता है। अमीर खुसरो एक ऐसा राजा है बच्चों जो 8 राजाओं का शासन काल देखता है। 8 राजाओं का क्या देखता है? शासन काल देखता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है वो मलिक काफूर को, ये अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है वो अमीर खुसरो को क्या बनाता है? राज कवि बनाता है। और आपने एक गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना मेलाई के, है ना? ये किसका लिखा गया? अमीर खुसरो ने लिखा। अरे आपने सुना होगा ना, पाकिस्तानी सिंगर को के स्टूडियो में गा रही है एक बड़ी सी लेडीज है और राहत फतेह अली खान के साथ, तो वो जो गाना है वो किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अमीर खुसरो को इसने बहुत शानदार एक उपाधि दी है, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि दी है, जिसका नाम है तुती ए हिंद। पूछता है ना, तुती ए हिंद। तुती ए हिंद की उपाधि किसे मिली है बच्चों? तो अमीर खुसरो के दी गई। किसने दी है वो उपाधि? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी। ठीक है। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर बात करोगे, ये दूसरी दिल्ली बसाने का काम किया है, जिसे सीरी कहते हैं। सीरी को बच्चों दूसरी दिल्ली कहा जाता है। याद रखेंगे, सीरी क्या है? दूसरी दिल्ली। तो सीरी शहर को बसाने का काम कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसके अलावा बच्चों कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के सामने अलाई मीनार है। अलाई मीनार, तो अलाई मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाई मीनार में ही अलाई दरवाजा, विशेष तरीके का दरवाजा है ना, अलाई दरवाजा बनाने का काम किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके अलावा बच्चों कुतुबी मस्जिद और शमसी तालाब, कुतुबी मस्जिद और शमसी तालाब, कुतुबी मस्जिद और शमसी तालाब बनाने का काम भी किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या है? कुछ कला संस्कृति और साहित्य वाले काम। एक तुर्मती खातून नाम की एक महिला है, तुर्मती खातून। ठीक है। तुर्मती खातून एक ऐसी महिला है जो संगीतज्ञ थी, ईरानी संगीतज्ञ थी। तुर्मती खातून ईरानी संगीतज्ञ। एक बार फैक्ट देखिए, 46 साहित्यकार थे। अमीर खुसरो उसके काल का राजकवि है। उसने 8 राजाओं का शासन काल देखा है। उसने बलबन से लेकर के टोटल गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक का शासन काल देखा है, 8 राजाओं का। उसे तूतीए हिंद की उपाधि दी गई। शीरी शहर किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के सामने अलाई मीनार बनाया गया। अलाई मीनार में अलाई दरवाजा, कुतुबी मस्जिद और शमसी तालाब। ईरानी संगीतज्ञ कौन था? तुर्मती खातून। एक चीज मुझे और याद आ रही है, हौज खास। हौज खास एक स्पेशल जगह है दिल्ली में, वर्तमान में तो मेट्रो स्टेशन है हौज खास। तो हौज खास जो क्षेत्र है वो भी इसी के द्वारा बसाया गया। हाँ बिल्कुल, हौज खास जो है हौजे खास कहते हैं। जब आप दिल्ली ट्रेवल करोगे ना तो बहुत 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 अच्छा नाम रहेगा। कश्मीरी गेट, आपको ऐसा नाम मिलेगा, कश्मीरी गेट। फिर आपको कुछ में कुतुब मीनार, मेट्रो स्टेशन आ चुका है, उतर जाइए। फिर बोलेगा हौज खास आ चुका है, उतर जाइए। एयरपोर्ट वहां से पास पड़ता है, तो हौज खास मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट के लिए हौज खास में उतरिए।
तो ये जो जितने असली में दिल्ली शहर में जो अलग अलग जगह है ना, उनको अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम दिया है। कुछ मानो ना मानो, लेकिन जो इस्लामिक कम्युनिटी रही है उसने वास्तुकला में सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, खास करके मुगलों ने। इसके बाद जब हम मुगल पढ़ेंगे, पित्रा दोरा टेक्निक, उसके बाद जाली नुमा खिड़की, फिर चौगान जैसी आकृति, है ना। गोथिक शैली को भी कौन लेके आए? इस्लाम लेके आए। गोथिक शैली समझते कहाँ की है? गोथिक शैली होती है बच्चों, ये है यूनानी शैली है, और यूनानी शैली को भारत में लाने का काम किसने किया है? इस्लामिक मतलब सुल्तानों ने किया है, इस्लाम के सुल्तानों ने किया है। और इस्लामिक सुल्तानों ने भारत की विज्ञान को यूरोप में पहुंचाने का काम किया है। कैसे? तो उसका रीजन ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेस है इस तरीके से, आगे बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ कंटेस्ट बता दे रहा हूं आपको। मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेस्ट ना ये खत्म हो गया ना, खिलजी खत्म हो गया, बस तुगलक वंश ना स्टार्ट करके थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेस्ट बता दे रहा हूं। बच्चों ये लाल सागर वाला जगह है, रेड सी वाला, और ये कौन सा है? फारस की खाड़ी वाला जगह। ये कौन सा? ये कायदे से अरब क्षेत्र है। क्या बोलते हैं इसको? अरब क्षेत्र। ये क्या था बच्चों? तुर्की लोग थे यहाँ पे, तुर्किस थे, और यहाँ पे क्या थे? मंगोल थे। पूरी लड़ाई कहाँ के लिए चल रही थी? मध्य एशिया, इस क्षेत्र को, इस अगर इसको आप देखोगे इस क्षेत्र को, इस एरिया को, तो पूरी लड़ाई इस क्षेत्र को, इस पूरे एरिया पे कैप्चर करने के लिए चल रही थी। ठीक है बच्चों, बाद में ये जगह ना कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र आता है वो इस्लामिक नेशन का क्षेत्र होता है। क्या होता है? धीरे धीरे धीरे, अब हम थोड़ा सा यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप में क्या होता है बच्चों? यूरोप में 12वीं शताब्दी से लेके लगभग 15वीं शताब्दी तक अंधकार युग रहता है। अंधकार युग मतलब वहां धर्म सबसे बड़ा हो जाता है। जब भी किसी भी समाज में धर्म सबसे बड़ा होगा, यानी पोप सबसे बड़ा हो गया, तो राजा जितने भी डिसीजन लेगा वो किसके आधार पे लेगा? धर्म गुरु के आधार पे लेगा। तो क्या होता था बच्चों, क्रिश्चियन कम्युनिटी में स्पेशली एक अंधकार युग आ गया था, तो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन की जरूरत थी। धीरे धीरे रिवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे नए नए लोग पैदा हुए, और अलग अलग साइंस की टेक्नोलॉजी आई, औद्योगिक क्रांति आई। हुआ ये था बच्चों कि यहाँ पे इटली एक नेशन है, यहाँ पे ग्रीस एक नेशन है, फिर यहाँ पे पुर्तगाल एक नेशन है, एक स्पेन नेशन। इटली जो कि क्रिश्चियनिटी में सबसे मतलब सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है इटली में रहती है। इटली बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है। इटली के अंदर एक जगह है बच्चों जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसी जगह है जिसको, जो विश्व का सबसे छोटा देश है और जिसे पैदल चल के 15 मिनट में पार कर सकते हैं। और उसी वेटिकन सिटी में पूरे विश्व का सबसे पवित्र कैथोलिक जो प्लेस है वो वेटिकन सिटी है, जहां पे पोप बैठता है, जिसे पोप बैठता है। और आप देखोगे तो चारों ओर क्या है? सिर्फ चर्च ही चर्च दिखाई देते हैं। क्या था बच्चों? पूरे व्यापार में ना इटली कम्युनिटी का, इटली देश का पूरा व्यापार मतलब अधिकार बना हुआ था। और स्पेन, पुर्तगाल और इधर कौन है? ग्रीस। तो ग्रीस के लोग तो सिकंदर यही है, तो ऐसे आया था भारत। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन के जो देश थे वो, और यहाँ पे बच्चों फ्रांस है, फिर यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ऐसे करके कंट्री है। फिर लतानिया, लवानिया, लसवानिया करके बहुत सारे इधर कंट्री है। तो स्पेशली बच्चों स्पेन और पुर्तगाल के लोग भारत से व्यापार करना चाहते थे। क्यों व्यापार करना चाहते थे? वो भारत से क्यों व्यापार करना चाहते थे? तो उसके पीछे का रीजन ये था कि भारत में मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में थे, और भारत का बहुत समय से नाम चला था कि भारत एक अमीर राष्ट्र है। ये कहां से उनको मैसेज मिलता था? जो बीच में बैठे हुए देश थे। तो बीच में बैठे हुए लोग कौन है? तो बीच में बैठे हुए लोग जो हैं बच्चों, वो इस्लामिक लोग हैं। तो जो भारत का विज्ञान था, विज्ञान, उसको यूरोप तक किसने पहुंचाया? इस्लामिक सुल्तानों ने पहुंचाया, क्योंकि बीच में इस्लाम बैठा ना, इस्लाम ने चीजों को उधर ट्रांसफर किया। तो क्या हुआ? स्पेन और पुर्तगाल दोनों भारत को खोजने निकले। तो स्पेन जब भारत को खोजने निकला तो गलती से पश्चिम दिशा में चला गया और अमेरिका खोज डाला। अमेरिका को जब खोजा गया तो अमेरिका में कोई नहीं रहता था। जितने यूरोपीय देश के लोग हैं ना, वही अमेरिका में गए हैं, तो वो श्वेत कहलाए। और श्वेत लोग काम करने के लिए जिन गुलाम और जिन दास को देश के अलग अलग जगह से लेके आए, वो दास कहलाए। तो कुछ लोग अफ्रीका से यहाँ गए, कुछ लोग भारत से यहाँ आए, कुछ लोग पंजाब से कनाडा गए। इस तरीके से जाके तो अमेरिका बना है, समझ गए। और यहाँ पुर्तगाल के लोग जो थे ना,
वो इस तरीके से घूम के ऐसे करके भारत यहाँ से पहुंचे, यहाँ पहुंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का राज था और इस्लामिक नेशन ने या इस्लामिक जो साम्राज्य था उसने मना कर दिया कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति यहाँ से क्या करते हैं, व्यापार नहीं कर सकता। उसके लिए दो रास्ता था, एक लाल सागर वाला रास्ता था बच्चों, एक फारस वाला रास्ता था। तो फारस रास्ते पे तो सीधे इस्लामिक नेशन का कब्जा था, तो वो क्या करते, यूरोपीय क्या करते, यहाँ से घुस के यहाँ रेड सी से निकल जाते। लेकिन रेड सी वाला स्थान ऐसा था जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों से और कोहरे से घिरा हुआ था, तो चाहे कि भी व्यापारिक लोग कहाँ से लाल सागर वाले रास्ते से नहीं आ पाते, इससे उनको पूरा घूम के केप ऑफ गुड होप के रास्ते यहाँ आना पड़ा। और आप विश्वास मानेंगे कि घटना है 1453 की। भारत की खोज के लिए 1453 से कवायद चल रही थी, लेकिन पहली बार बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने मानचित्रकार माना जाता है, उसने मानचित्र बनाया और सबसे पहले एक जगह खोजी जिससे कहा गया केप ऑफ गुड होप। वो जगह अफ्रीका में यहाँ पे सफल, तो यहाँ तक आया बच्चों। यहाँ तक आने के बाद वापस लौट गया। ये 1488 की बात है, 1488 की बात। इसके बाद 1492 में कोलंबस आया, जो स्पेन का नाविक था, और भारत खुद ने निकला, पहुंच गया अमेरिका। इसी क्रम में पहले एक रूल होता था कि एक व्यक्ति जिस समुद्र के रास्ते से गया है वो रास्ता उसका हो गया, अगर उस रास्ते से कोई जाएगा तो उसको टैक्स पे करते हो जाएगा उस देश को। तो अगला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, 1498 में वो इस रास्ते से गया और रास्ते से जाते जाते कहां पहुंचा? गुजरात पहुंचा। गुजरात से एक व्यक्ति मिलता है, वो व्यक्ति उसको कहां ले जाता है? कालीकट ले जाता है। और कालीकट ले जाने के बाद वहां पे एक राजा, कालीकट का राजा जमोरिन रहता है। जमोरिन के साथ मसालों का ट्रेड करता है, और मसाले अगर 1 रुपए का मसाला खरीदता है तो उसको यूरोप में जाके 60 रुपए में बेचता है, यानी कि 60 गुना फायदा मिलता है किसको? वास्को डी गामा को। इसलिए 1502 में अगेन फिर वास्को डी गामा आता है भारत, और फिर उसके बाद फिर मरते मरते फिर 1524 में फिर एक बार आता है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है। तो इस तरीके, अच्छा, इससे ये समझ में आता है बच्चों कि भारत की कवायद यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा अच्छी चली थी। इसको बढ़ाने का काम किसने किया? इस्लामिक नेशन ने किया। और रोकने का भी काम किसने किया? इस्लामिक नेशन ने, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनका व्यापार खतरे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये आक्रमण, मतलब जब ये व्यक्ति भारत आता है तो यहाँ पे एक व्यक्ति शासन कर रहा होगा जिसका नाम आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके टाइम में कौन बहलोल लोधी था कि सिकंदर लोधी था कि कौन था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, हम अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।